तो दोस्तों अपने राजस्थान में सेशन 2023-24 के लिए नवीन विद्यालय मान्यता या फिर विद्यालय क्रमोन्नति जैसे स्थान परिवर्तन या फिर भवन परिवर्तन या फिर अतिरिक्त माध्यम, अतिरिक्त संकाय और अतिरिक्त विषय की मान्यता हेतु आवेदन प्रोसेस है वो शुरू हो चुकी है। इस वीडियो में मैं आपको विद्यालय मान्यता से संबंधित कुछ बेसिक नियमों के बारे में, दस्तावेज के बारे में और आवेदन प्रोसेस के बारे में जानकारी है वो देने वाला हूं। अगर आपको भी जानना है तो इस वीडियो के साथ है वो आप बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए इस वीडियो में मैं आपको विद्यालय मान्यता से संबंधित नियमों के बारे में जानकारी वो देने वाला हूं। मान्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है इसके लिए हमारी अलग से वीडियो है जिसका लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा। लेकिन आवेदन फॉर्म भरने से पहले नियमों के बारे में जानना आपके लिए जरूरी है। और इसके अलावा देखिए मेरे द्वारा मान्यता को लेके हर साल वीडियो बनाई जाती है, तो आप पुरानी वीडियो की भी मदद ले सकते हो। और इसके अलावा मान्यता से संबंधित जो भी मेरे द्वारा इंपॉर्टेंट पीडीएफ फाइल तैयार की गई उनका भी लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा। उनसे भी आपकी काफी मदद है वो होने वाली है। क्योंकि दोस्तों राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा मान्यता से संबंधित जो नियम है उनमें कोई खास परिवर्तन नहीं करता है। पीछे से जो रूल चलते आ रहे हैं केवल वही रूल रहते हैं, कुछ एक परिवर्तन होता है। जो नए परिवर्तन हुए हैं सेशन 2023-24 के लिए तो उनकी तो आगे मैं आपको जानकारी है वो देने वाला हूं। लेकिन आप पुरानी वीडियो को देख के काफी कुछ हासिल कर सकते हो या काफी जानकारी है वो ले सकते हैं। चलिए मान्यता सेशन 2023-24 के बारे में बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा सेशन 2023-24 की मान्यता के लिए वैसे तो कोई खास परिवर्तन नहीं किया गया, लेकिन इस बार एक बड़ा परिवर्तन किया गया है और बड़ा परिवर्तन है वीआईपी मान्यता यानी वर्चुअल इंटीग्रेशन पार्टनरशिप। मतलब यदि आपके पास अपनी खुद की भूमि नहीं है, खुद का भवन नहीं है, लेकिन फिर भी आप स्कूल का संचालन करना चाहते हैं तो आप किसी पुरानी संस्था के साथ कोलैबोरेशन करके वीआईपी मान्यता के तहत है अपने स्कूल की मान्यता है वो ले सकते हैं और अपने ही घर से, यूं मान लीजिएगा अपने ही घर से ऑनलाइन टीचिंग है पूरे राजस्थान में है एक साथ है वो करवा सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन टीचिंग करवाने के लिए आपको वीआईपी मान्यता लेना जरूरी होगा और ये जो वीआईपी मान्यता है इसी सेशन यानी सेशन 2023-24 से शुरू की गई। अब इस वीडियो में मैं आपको वीआईपी मान्यता की डिटेल से जानकारी नहीं दूंगा, बेसिक जानकारी मैंने आपको बता दी है। क्योंकि वीआईपी मान्यता के लिए काफी नियम है, काफी रूल है, शिक्षा विभाग के द्वारा काफी दिशा निर्देश हैं वो जारी किए गए। तो इसके लिए हमारी दूसरी वीडियो है, उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा यदि आप ऑनलाइन टीचिंग है वो करवाना चाहते हो। चलिए अब इसके अलावा जो साथी अपनी खुद की संस्था ओपन करना चाहते हैं यानी खुद की भूमि है या फिर किराए की है या खुद का भवन है, तो नवीन विद्यालय की मान्यता कक्षा 1 से लेकर 5 तक या फिर कक्षा 1 से लेकर 8 तक मान्यता के क्या नियम है। इसके अलावा यदि आप अपने स्कूल को क्रमोन्नत करना चाहते हो, 1 से 5 तक थी पहले, अब आप 6 से 8 तक करना चाहते हो या फिर 9 से 10 करना चाहते हो या फिर 11 से 12 करना चाहते हो या फिर पहले से आपके पास कक्षा 1 से लेके 8 तक मान्यता है, अब आप डायरेक्टली कक्षा 9 से लेके 12 तक मान्यता प्राप्त करना चाहते हो, तो वो नियमों की जानकारी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले आवेदन तिथि के बारे में कि ये जो आवेदन फॉर्म है कब तक भरे जाएंगे और कैसे भरे जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे मेरा मोबाइल है वो हाथ में ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने टॉपिक लिख रखे हैं। वो कहते हैं ना कि एक भी बच्चा छूट गया तो सुरक्षा का चक्कर है वो टूट गया। तो ऐसे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी मैं आपको दूंगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आवेदन की। तो देखिए दोस्तों आवेदन है वो केवल और केवल ऑनलाइन ही भरे जाएंगे और ये अपने राजस्थान की प्राइवेट स्कूल है उनके लिए राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा एक पोर्टल का संचालन कर रखा है और उस पोर्टल का नाम है पीएसपी पोर्टल। तो आपको पीएसपी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर आवेदन करना पड़ेगा, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। ठीक है, अब आवेदन की तिथि की बात करते हैं कि आवेदन फॉर्म है कब से लेके कब तक है वो भरे जाएंगे। तो दोस्तों ये जो आवेदन फॉर्म है वो 1 जनवरी 2023 से शुरू हो चुके हैं
और अभी तक इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 जनवरी 2023 तक है, सामान्य शुल्क के साथ। इसके अलावा आप लेट फीस में भी आवेदन कर सकते हो अगले 10 दिन तक, यानी 1 फरवरी 2023 से लेके 10 फरवरी 2023 तक है, आप लेट फीस में आवेदन कर सकते हो, बशर्ते यदि डेट बढ़ाई जाती है वो अलग बात है। अब आवेदन फीस कितनी होगी वो आगे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता रहूंगा। चलिए इसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं भूमि की, यानी एक स्कूल संचालन के लिए सबसे पहले मैं नवीन विद्यालय की मान्यता के लिए बता रहा हूं, फिर विद्यालय क्रमोन्नति के लिए बताऊंगा आगे, ठीक है। तो यहां पे देखिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टेप है वो मिल जाएगा, जिस भी टॉपिक की आपको जानकारी लेनी है उस टाइम पे आप क्लिक कीजिएगा, वीडियो वहीं से स्टार्ट है वो हो जाएगी। तो देखिए अगर भूमि की बात करें तो देखिए ग्रामीण क्षेत्र में भूमि का जो माप है, एरिया है या जो क्षेत्रफल है वो 4000 वर्ग मीटर होना चाहिए, ठीक है। स्क्वायर वगैरह वगैरह आप लगा लेना, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र में 4000 और शहरी क्षेत्र में 1000 वर्ग मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे काफी सारे साथियों को भूमि को लेके एक बड़ा कंफ्यूज रहता है कि भूमि का हमें कन्वर्जन करवाना है या नहीं करवाना है, क्योंकि राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा जिस भूमि के ऊपर संस्था का संचालन किया जाने वाला है तो वो देखिए शैक्षणिक रूपांतरण है उसका होना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज ये है कि ग्रामीण इलाकों में कोई छूट है या फिर शहरी इलाकों में कोई छूट है। तो दोस्तों आपको मैं कहना चाहूंगा, देखिए जो भूमि का कन्वर्जन है आप सबको करवाना कंपलसरी है, इसमें किसी प्रकार की कोई छूट है वो नहीं दी जाएगी। हाँ बाद में कोई आदेश आ जाता है वो एक अलग बात है, लेकिन भैया पिछले 2-3 साल की मैं बात करूं तो देखिए पिछले 2-3 साल में स्कूल की मान्यता से संबंधित जितनी भी फाइलें अटकी हैं वो भूमि कन्वर्जन को लेके ही अटकी हैं। तो ऐसे में आपको कन्वर्जन करवाना है, वो भी शैक्षणिक रूपांतरण करवाना है। ध्यान रहे जो भूमि है उस पर पहले कोई दूसरा स्कूल संचालित नहीं हो या फिर कोई कॉलेज है वो संचालित नहीं हो, इस बात का भी आपको खास ध्यान रखना है। इसके अलावा भूमि रूपांतरण को एक और लेके सवाल आ रखा है यहाँ पे, देखिए कुछ साथी ये कहते हैं कि ग्रामीण इलाकों में जो आवासीय भूमि है उस पर हम मान्यता लगा सकते हैं या हमें मान्यता मिल सकती है। तो बिल्कुल आवासीय भूमि में है, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर मान्यता दी जा सकती है, लेकिन शर्त इतनी है कि उसका भी कन्वर्जन होना चाहिए। अब यहां पर भी दो बातें निकल के आती हैं, क्योंकि राजस्थान सरकार के द्वारा 2020 में एक आदेश जारी किया गया था, यदि आपके एरिया में यानी जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें यदि आपकी जो भूमि है वो ग्राम पंचायत का पट्टा है तो और वो आवासीय है तो आप मान्यता के लिए आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा मान लीजिए आपकी कोई कृषि भूमि है, ठीक है, जो खुद खाता धारक है, कृषि भूमि है और आपने उस कृषि भूमि को बाद में आवासीय में कन्वर्जन करवा लिया है, तो ऐसी भूमि में 1 एकड़ तक आप ध्यान रखना 1 एकड़ तक है आवासीय भूमि में है, आप मान्यता के लिए आवेदन कर सकते हो, लेकिन भैया कन्वर्जन तो आपको करवाना पड़ेगा नियमानुसार, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कि जो भूमि अगर आपके पास खुद की नहीं है, यानी भूमि कैसी होनी चाहिए, किसकी होनी चाहिए। तो देखिए अगर भूमि संस्था के नाम होगी ना, जैसे आपकी सोसाइटी है, ठीक है, संस्था के नाम होगी वो सबसे बेस्ट होगी, क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। अगर आपके पास खुद की नहीं है तो आप किराए नामे पर भी है कोई भूमि ले सकते हो या भवन है वो किराया नामे पे ले सकते हो, लेकिन किरायानामा अगर आप लेते हो तो भैया वो किरायानामा है वो भी रजिस्टर्ड होना चाहिए, नोटेरी से नहीं या नियमानुसार रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब देखिए मैंने आपको बताया अगर भूमि संस्था होगी तो इससे फायदा होगा, फायदा ये होगा मान लीजिए आप अपनी संस्था की जो भूमि है वो कन्वर्जन करवा रहे हो तो पैसा तो आपका एक बार ही लगना है, लेकिन अगर आप किराए नामे की कोई भूमि ले रहे हो तो भैया उसका भी आपको कन्वर्जन करवाना पड़ेगा। तो एक तो कन्वर्जन के लिए पैसा लग गया और दूसरा रजिस्टर्ड किराएनामे का पैसा लग गया, तो ऐसे में भैया आपको 4-5 लाख का एक्स्ट्रा खर्चा और आ जाएगा। तो ऐसे में मैं आपको किराएनामे की राय नहीं दूंगा, फिर भी अगर आपके पास भूमि अवेलेबल नहीं है तो आप किराएनामा है वो लगा सकते हो, लेकिन वो भी रजिस्टर्ड होना चाहिए। चलिए इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं कि आपको क्या क्या और डॉक्यूमेंट है वो चाहिए। यहां पे देखिए एक तो जो भवन है संस्था का, वहां पे देखिए एक तो अपने स्कूल का जो ब्लूप्रिंट है, स्कूल या जो भवन है उनका जो ब्लूप्रिंट है, नक्शा है वो होना चाहिए, लेकिन वो भी प्रमाणित होना चाहिए। और ये जो पीडब्ल्यूडी कार्यालय होता है उनके जो अभियंता होते हैं उनसे प्रमाणित होना चाहिए। इसके अलावा एक जो भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र है वो भी होना चाहिए, 3 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, इस बात को भी आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। इसके अलावा आप मान लीजिए नवीन स्कूल की मान्यता लेने जा रहे हैं
तो देखिए अपनी संस्था क्या रजिस्टर करवाना है या फिर सोसाइटी का आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। और आजकल सोसाइटी का जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन होता है। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता है कि संस्था का या फिर सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, तो हमारा दूसरा वीडियो है, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे आप मदद ले सकते हो। और वैसे भी किसी सोसाइटी या संस्था का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, किन दस्तावेज की आवश्यकता होती है, क्या कार्रवाई होती है, किस तरह बैठक करनी होती है, तो इसके लिए हमारी अलग से पीडीएफ फाइल है, आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कीजिएगा। देखिए हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajgurji.com। वहां पे आपको प्राइवेट स्कूल का एक मेनू मिलेगा, तो वहां पे स्कूल से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ फाइल है जो कि मेरे द्वारा तैयार की गई हैं, उन पीडीएफ फाइल की आप है वो मदद ले सकते हो। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी जो संस्था है या फिर जो सोसाइटी है वो आपने पहले बना ली, आज से 2 साल पहले या 5 साल पहले अगर आपने बना ली तो काम उससे भी चल जाएगा। लेकिन आपकी जो संस्था है वो 2 वर्ष पुरानी नहीं होनी चाहिए। संस्था से मतलब ये नहीं आपने मान लीजिए 5 साल पहले सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करवा लिया, ठीक है, वो पुराना नहीं, लेकिन आपकी संस्था में जितने भी जो सदस्य हैं, ठीक है, जो प्रबंध कारण के हैं या जो आम सभा के जो भी सदस्य हैं, वो 2 वर्ष पुराने नहीं होने चाहिए। अगर 2 वर्ष से ज्यादा हो गया, जो कार्यकारिणी होती है ना, अपने जिसे भी सदस्य होते हैं, वो 2 वर्ष से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। है तो नवीनीकरण के लिए आप अप्लाई कर दीजिएगा, वरना आपको बाद में समस्या वो आ सकती है। चलिए, इसके अलावा दोस्तों, जब भी आप मान्यता के लिए आवेदन करो तो आवेदन करने से पहले आपकी जो संस्था है, संस्था से मेरा मतलब रहेगा सोसाइटी से, ठीक है, तो सोसाइटी का जो कार्रवाई रजिस्टर होता है उसमें आपको मान्यता से संबंधित एक बैठक है वो तैयार करनी है, यानी अनुमति लेनी है कि आपकी जो प्रबंध कारिणी ने मान्यता के लिए अनुमति दी है नहीं दी है, या बैठक की है नहीं की है। तो एक ये दस्तावेज की आपको यहाँ पे आवश्यकता पड़ने वाली है। और इसके अलावा मान लीजिए आप आवेदन करने जा रहे हो तो आपके जितने भी विषय हैं उन विषय से संबंधित जो अध्यापक हैं, टीचर हैं, उनके दस्तावेज आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ पर भी एक सवाल है कुछ छात्रों का हो सकता है कि सर जो सोसाइटी के जो सदस्य उनकी योग्यता कितनी होनी चाहिए। तो देखिए जो सोसाइटी के सदस्य हैं बशर्ते नियमों में ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि एक सोसाइटी का मेंबर बनने के लिए या कोई पदाधिकारी या अध्यक्ष या सचिव बनने के लिए मिनिमम कितनी योग्यता होनी चाहिए, ऐसी कोई भी जानकारी है यहाँ पे नहीं दी गई है सोसाइटी के द्वारा, या जो सोसाइटी अधिनियम है उसके द्वारा कोई भी जानकारी नहीं दी गई। लेकिन उनकी यहाँ पे देखिए योग्यता हो या नहीं हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो सोसाइटी के सदस्य होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं, ठीक है। लेकिन आप अगर स्कूल की मान्यता के लिए आवेदन करें तो आपको पता है कि स्कूल में तो टीचर पढ़ाएंगे न कि सोसाइटी के सदस्य, तो ऐसे में योग्यता रखी जाती है टीचर की न कि सोसाइटी के सदस्यों की। तो टीचर की योग्यता होनी चाहिए, सोसाइटी के सदस्यों की योग्यता की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बात को भी आपको खास तौर पे ध्यान रखना। चलिए, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखिए एक शपथ पत्र है जो कि हर साल शिक्षा विभाग के द्वारा मान्यता के दिशा निर्देश में है, वो दिया जाता है। या तो आप वो दिशा निर्देश है उनसे भी आप वो मान्यता के जो शपथ पत्र दिए गए हैं उसमें 20-30 पॉइंट हैं, वो पॉइंट में आपको नोटरी करवानी है 100 रुपए के बॉन्ड के ऊपर, ठीक है ना, जो अपना स्टाम्प आता है ना 100 रुपए का, उसके ऊपर आपको नोटरी करवानी है। अब देखिए अगर आप जो दिशा निर्देश में दिए गए हैं, जो शपथ पत्र दिए गए हैं और उसमें जो भी रूल दिए गए हैं 20-30 पॉइंट दिए गए हैं, वैसे आप उनसे देख के भी टाइप करवा सकते हो, या फिर हमारी वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ फाइल भी आपको मिल जाएगी और आपको वर्ड जो फाइल है वो भी मिल जाएगी, जहां पे आप अपनी जो संस्था का नाम है कंप्यूटर से टाइप करके है और सीधा आप जो बॉन्ड है 100 रुपए को उस पर अपने ही स्कूल के प्रिंटर से प्रिंट करवा सकते हैं। आपको कहीं पर माथाफोड़ी करने की आवश्यकता नहीं होगी, तो वेबसाइट पे विजिट करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, मर्जी आपकी आपको कहां से डाउनलोड करना है। और इसके अलावा देखिए दोस्तों यहां पर इस बार एक बड़ा परिवर्तन किया गया है कि आपके स्कूल के अंदर आप आवेदन करने जा रहे हो तो यहां पे देखिए फिलहाल आगे जो दस्तावेज के बारे में बता रहा हूं वो सभी प्रकार की स्कूलों के लिए, चाहे आप कर्मोन्नति के लिए आवेदन कर रहे हो या फिर नवीन स्कूल के मान्यता के लिए आवेदन करो। एक तो देखिए यहां पे पीएफ या भविष्य निधि है, यानी जो भी आपके स्कूल के अंदर कर्मचारी हैं उनका पीएफ का भुगतान है आपकी संस्था के द्वारा किया जाएगा, ऐसा प्रमाण पत्र है आपके पास होना चाहिए। कैसा प्रमाण पत्र होगा, इसका फॉर्मेट क्या होगा, वो भी जल्दी हम हमारी वेबसाइट पे अपलोड है वो कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा एक अग्नि सुरक्षा का प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है, विद्यालय के अंदर। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए बाल शिकायत पेटिका का प्रमाण पत्र है वो भी होना चाहिए कि हमारे स्कूल के अंदर है बाल शिकायत पेटिका है वो लगाई जा चुकी है, ऐसा एक साधारण जो प्रमाण पत्र है आपको यहाँ पे देना है। और इसके अलावा विशेष योगजन यानी CWSN का प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है।
और इसके अलावा यहाँ पे अगर आपकी संस्था पुरानी है और आप कर्मोन्नति के लिए आवेदन कर रहे हो तो 3 साल पुराने सीए की आय व्यय का लेखा जोखा वो भी प्रमाणित होना चाहिए। ऑडिट जिसे अपन बोलते हैं वो आपके पास होनी चाहिए। अगर नवीन विद्यालय है तो ये जो सीए वाली ऑडिट है आप पे लागू नहीं होती है। और इसके अलावा अगर आपकी संस्था पुरानी है तो फीस समिति का गठन है वो भी होना जरूरी है। उसकी भी जो फाइल है, जब भी मान लीजिए जो मान्यता की जांच करने के लिए जो भी निरीक्षण दल आएगा तो उस समय फीस समिति है वो देखी जाएगी कि उसकी कार्रवाई आपने कर रखी है या नहीं कर रखी है। अगर आपको फीस समिति के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है तो इसके लिए भी हमने अलग से जो पीडीएफ फाइल है वो बना रखी है, वेबसाइट से जाके डाउनलोड है वो कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, जितने भी मैंने ये डॉक्यूमेंट बताए हैं ये सभी जो डॉक्यूमेंट है अपने जो संस्था यानी सोसाइटी का जो सचिव है उसके द्वारा प्रमाणित होने चाहिए और जो शपथ पत्र है वो भी सचिव के नाम से होना चाहिए। अब जितने भी आप यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने जाओगे ऑनलाइन तो सभी जो दस्तावेज हैं वो सचिव के द्वारा ही प्रमाणित होने चाहिए। और इसके अलावा देखिए आपकी स्कूल की 5 फोटो होनी चाहिए, ठीक है। 5 फोटो, एक तो रूम की हो गई, एक खेल मैदान की हो गई, एक अंदर के व्यू हो गई और कोई भी दे सकते हो। इस तरह की 5 साफ साफ फोटो होने चाहिए। अब देखिए खेल मैदान से एक बात मेरे ध्यान में आ गई, कुछ साथियों का यह भी सवाल है कि जो अपने स्कूल की जो भूमि है, जो खेल मैदान है वो उसके अंदर ही है 4,000 के या फिर अलग है? नहीं, जो स्कूल है स्कूल का तो एरिया 4,000 है, ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में 1,000। इसके अलावा यहाँ पे देखिए खेल मैदान है अलग होना चाहिए और वो भी देखिए कन्वर्जन होना चाहिए। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब उसकी जो साइज है तो यहाँ पे देखिए शिक्षा विभाग के द्वारा ये तो क्लियर कट नहीं किया गया है कि जो खेल मैदान की वो साइज है वो कितनी होनी चाहिए, लेकिन होना चाहिए, बस इतना है। छोटा चलेगा, छोटा मोटा प्लाट है वो भी चलेगा, 100-150 गज का इतना चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस तरह से होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे चलिए ये हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब भी आप ब्लूप्रिंट और जो भी डॉक्यूमेंट अपनी भूमि के हैं, भूमि कन्वर्जन से संबंधित हैं, ब्लूप्रिंट आप तैयार करते हो और जो भी आपके संस्था के डॉक्यूमेंट है भूमि से संबंधित की मैं बात कर रहा हूं, एरिया से संबंधित की मैं बात कर रहा हूं, तो सभी डॉक्यूमेंट में जैसे ब्लूप्रिंट आ गया, ठीक है। तो ब्लूप्रिंट के ऊपर एक तो आपकी संस्था का नाम, जिस नाम से आप मान्यता ले रहे, सोसाइटी का नाम भी होगा कि इस सोसाइटी के द्वारा ये संचालित है और साथ में जो आपकी स्कूल का नाम भी वहां पे लिखा होना चाहिए साफ साफ, और वो भूमि का खसरा नंबर, ठीक है, आसा पासा है, वो एरिया है और भूमि का पूरा जो माप है वो वर्ग मीटर में है, साफ सुथरा है, वो लिखा होना चाहिए। चाहे वो ब्लूप्रिंट हो, चाहे वो नक्शा हो, चाहे भूमि के डॉक्यूमेंट हो, उन सब पे साफ साफ है वो लिखा होना चाहिए। तो देखिए ये कुछ डॉक्यूमेंट है, इनको आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। अब यहां पे बात करते हैं भी कमरे कितने चाहिए हैं, आवेदन फीस कितनी है, वो मैं आपको बता देता हूं। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले देखिए मैं कक्षा कक्ष की बात कर रहा हूं। कक्षा कक्ष का यहां पे मतलब है कि जहां पर स्टूडेंट अध्ययन करेंगे, पढ़ाई करेंगे, रूम की बात कर रहा हूं। इसके अलावा जो सहायक कक्ष होते हैं जो गैर शैक्षणिक काम आते हैं, जैसे जो प्रिंसिपल या फिर जो प्रधानाध्यापक का कक्ष है, एक लाइब्रेरी है, स्टाफ रूम है, अकाउंट रूम है, ठीक है, स्टोर रूम है, ये तो होने चाहिए। लेकिन इसके अलावा कक्षा कक्ष की मैं सीधे बात करूं तो देखिए जो संस्था 1 से लेकर 5 तक आवेदन करना चाहते हैं तो कम से कम 2 कक्षा कक्ष होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे 1 से 8 तक आवेदन कर रही हैं तो कम से कम 5 रूम है वो होने चाहिए। इसके अलावा माध्यमिक के लिए आवेदन करना चाहते हो, क्रमोन्नत आप करो, पहले से 1 से 8 तक मान्यता आपको मिली है, तो कम से कम 14 कमरे होने चाहिए। यदि आप उच्च माध्यमिक यानी कक्षा 12वीं के लिए अगर आप आवेदन करने जा रहे हो तो कम से कम 16 कक्षा कक्ष होना चाहिए। इसके अलावा मान लीजिए आपके स्कूल में पहले से फॉर एग्जाम्पल जैसे विज्ञान वर्ग की मान्यता मिली हुई है और इस बार आप यहाँ पे कला वर्ग की मान्यता लेने जा रहे हैं तो भैया अतिरिक्त 3 कमरे और होने चाहिए। 16 तो होने चाहिए, इसके अलावा अतिरिक्त और 3 कमरे होने चाहिए। इसके अलावा मान लीजिए आपके स्कूल को पहले से 2 संकायों की मान्यता मिली हुई है, जैसे कला वर्ग की मिली हुई है और यहाँ पे जो विज्ञान वर्ग है उसकी मिली हुई है, और आप वाणिज्य वर्ग की मान्यता लेने जा रहे हैं तो उसके लिए भी अतिरिक्त 3 कमरे चाहिए। 16 के साथ तो ये हो गए। देखिए नॉर्मल बात कर रहा हूं, विज्ञान वर्ग के लिए एग्जाम्पल के लिए 16 कमरे। इसके अलावा साथ में आपके कला वर्ग की मान्यता है तो 16 3 कितने हो गए, 19, ठीक है, 19 कमरे हो गए। अब आप यहाँ वाणिज्य वर्ग की लगा रहे तो 3 और जोड़ दो भैया, 22 कमरे। तो इस तरह से आप है काउंट कर लेना, ठीक है। चलिए
इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं शौचालय की। तो देखिए शौचालय या जो मूत्रालय है वो होना एकोक है, वो जरूरी है। लेकिन यहाँ पे जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक है, यहाँ पर यदि बच्चों की जो संख्या है 80 तक है और 80 से ऊपर हो जाती है, तब यहाँ पे देखिए शौचालय की जो संख्या आपको बढ़ानी पड़ती है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे चलिए बात करते हैं यहाँ पे कर्मचारी। कर्मचारियों का मतलब है स्टाफ, ठीक है। तो देखिए दो तरह के कर्मचारी होते हैं, एक तो होते हैं शैक्षणिक कर्मचारी जो टीचर होते हैं, एक होते हैं गैर शैक्षणिक। तो गैर शैक्षणिक में जैसे कोई कंप्यूटर ऑपरेटर आ गया, अपने एलडीसी है, यूडीसी, ये तो होने चाहिए। और इसके साथ साथ यहाँ पे जितने भी विषय के अनुसार है सब्जेक्ट टीचर होना जरूरी है, उनके दस्तावेज आपके पास होने जरूरी है। इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है। अब ये टोटल कितने होने, तो विषय वाइज आप अपने हिसाब से टोटल वो कर लेना। चलिए आवेदन फीस की बात करते हैं। अगर आप कक्षा 1 से लेकर 5 तक आवेदन करना चाहते हो तो देखिए ग्रामीण क्षेत्र में आवेदन फीस की बात कर रहा हूं 2500 रुपये है और शहरी क्षेत्र में 5000 रुपये। इसके अलावा 1 से 8 तक मान्यता के लिए आवेदन करना चाहते हो या फिर 6 से 8 तक आवेदन करना चाहते हो तो यहां पे देखिए आपको वही 2500 रुपये ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में 5000 रुपये। लेकिन इसके साथ साथ अगर मान लीजिए आप मान्यता वर्ष में ही कक्षा 6 के साथ 7 का भी संचालन करना चाहते हो, 8 का भी संचालन करना चाहते हो, तो आपको 40,000 रुपये एक्स्ट्रा है वो देने पड़ेंगे आवेदन फीस के अलावा, ठीक है। इसके अलावा यदि अपने माध्यमिक की बात करें, कक्षा 9 से 10 के लिए बात करें तो यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में 20,000 रुपये है, शहरी क्षेत्र में 30,000 रुपये है और 11 से 12 के लिए 30,000 रुपये ग्रामीण क्षेत्र में और 40,000 रुपये है शहरी क्षेत्र में। इसके अलावा मान लीजिए आप डायरेक्टली 9 से लेकर 12 तक आवेदन करना चाहते हो, क्योंकि राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा पिछले 70 से जिन स्कूलों को 1 से 8 तक मान्यता मिल चुकी है, अगर वो डायरेक्ट 9 से 12 तक आवेदन करना चाहते हैं या मान्यता लेना चाहते हैं तो आप आराम से ले सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको अतिरिक्त शुल्क वो देना पड़ेगा और ये अतिरिक्त शुल्क रहेगा भैया ग्रामीण क्षेत्र में तो 80,000 रुपये और शहरी क्षेत्र में 1 लाख रुपए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं एफडी की, यानी फिक्स डिपॉजिट की। अब दोस्तों मान लीजिए आपने आवेदन कर दिया, आवेदन शुल्क आपने जमा करवा दी, निरीक्षण दल आ गया, आपके सारे काम क्लियर हो गए। उसके बाद यहाँ पे देखिए राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा आपको मान्यता दी जाती है। मान्यता देने के बाद है आपके पास कॉल आ जाएगा कि आपकी जो फाइल है वो वेरीफाई हो चुकी है, आप अपनी एफडी है वो जमा करवाए। तो बाद में आपको जमा करवानी है और मान लीजिए आपकी फाइल रिजेक्ट हो जाती है तो भैया उसके बाद आपने जो आवेदन फीस के रूप में जो राशि जमा करवाई वो आपको पुनः नहीं मिलेगी। इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। चाहे आप नवीन विद्यालय की मान्यता लगा रहे हो या फिर विद्यालय कर्मोन्नति की मान्यता लगा रहे हो, स्थान परिवर्तन, भवन परिवर्तन है, तो आवेदन फीस लौटाई नहीं जाएगी। अब एफडी की बात कर लेते हैं। तो 1 से 5 के लिए 50,000 रुपये है, 1 से 8 के लिए 1 लाख रुपये है और 9 से 10 के लिए यहाँ पे 3 लाख रुपए है और 11-12 के लिए भी 3 लाख रुपए। इसके अलावा बालिका शिक्षा फाउंडेशन की राशि, यानी एफडी अलग चीज है और बालिका शिक्षा फाउंडेशन की जो राशि जब आपको मान्यता मिल जाती है उसके बाद आपको जमा करवानी है। तो यहाँ पे देखिए 1 से 5 तक 15,000 रुपये है और 1 से 8 तक है ग्रामीण क्षेत्र के लिए 15,000, शहरी क्षेत्र के लिए 20,000 और 9 से 10 के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 40,000 और शहरी क्षेत्र में 60,000 और यहाँ पे कक्षा 11 से 12 के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 80,000 और शहरी क्षेत्र में 1 लाख रुपए। चलिए इसके लिए बात करते हैं अब अतिरिक्त माध्यम। यहाँ पे तो देखिए नवीन मान्यता की आवेदन प्रोसेस है वो समाप्त हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे अतिरिक्त संकाय, अतिरिक्त जो माध्यम है, स्थान परिवर्तन, उनके बारे में आपको यहाँ पे जानकारी दे रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं अतिरिक्त माध्यम। मान लीजिए आपके स्कूल को पहले से किसी भी मीडियम में मान्यता मिली है, किसी भी क्लास तक, पहले हिंदी में मिली है, अब आप उसमें इंग्लिश की मान्यता लेना चाहते हो तो वो प्रोसेस आपको बता देता हूं। तो आवेदन फीस यहाँ पे रहेगी अतिरिक्त माध्यम की 1 से 5 तक की, ग्रामीण क्षेत्र में 6,000 रुपये, शहरी क्षेत्र में 10,000 रुपये और 1 से 8 तक रहेगी ग्रामीण क्षेत्र में 9,000 रुपये, शहरी क्षेत्र में 12,000 रुपये और 9 से 10 तक रहेगी ग्रामीण क्षेत्र में 10,000 रुपये, शहरी क्षेत्र में 20,000 रुपये और यही कक्षा 11वीं-12वीं के लिए रहेगी, ग्रामीण क्षेत्र में 10,000 रुपये और शहरी क्षेत्र में 20,000 रुपये। और इसके अलावा आप 1 से लेकर 12 तक है अतिरिक्त माध्यम लेना चाहते हो एक साथ, यानी पहले आपको हिंदी माध्यम की मान्यता मिली है, अब आप अंग्रेजी माध्यम की मान्यता एक साथ लेना चाहते हो तो भैया ग्रामीण क्षेत्र में 20,000 रुपये और शहरी क्षेत्र में 40,000 रुपये की राशि के रूप में आपको आवेदन है वो करना पड़ेगा, आवेदन फीस के रूप में आपको देना पड़ेगा। अगर अपन बालिका शिक्षा फाउंडेशन की बात करें, अब मान लीजिए आप अतिरिक्त माध्यम या फिर स्थान परिवर्तन, अतिरिक्त संकाय या अतिरिक्त विषय की मान्यता लगाते हो तो यहाँ पे आपको एफडी जमा कराने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आपने पहले एफडी वो जमा
करवा दी है तो दोबारा एफडी नहीं करवानी है। अब आपको केवल बालिका शिक्षा फाउंडेशन की राशि वो देनी होती है। तो ये रहेगी यहाँ पे 1 से 5 तक 20,000 रुपये, 1 से 8 तक भी 20,000 रुपये, और 9 से 10 के लिए 30,000 रुपये, और 11 से 12 के लिए 30,000 रुपये। ठीक है। अब इसके अलावा यदि आप अपने स्कूल में अतिरिक्त विषय और अतिरिक्त संकाय लेना चाहते हो, यानी पहले आपके पास विज्ञान वर्ग है, अब आप कला वर्ग लेना चाहते हो, तो यहाँ पे देखिए चाहे आप अतिरिक्त विषय लो या फिर अतिरिक्त संकाय लो, तो यहाँ पे बालिका शिक्षा फाउंडेशन की जो राशि रहेगी वो 75,000 रुपये रहेगी। ठीक है। और अगर अपन यहाँ पे आवेदन शुल्क की बात करें तो यहाँ पे देखिए अतिरिक्त संकाय की पहले बात कर रहा हूं तो ग्रामीण क्षेत्र में 25,000 रुपये और शहरी क्षेत्र में 35,000 रुपये। इसके अलावा प्रति विषय की बात करूं, ये तो मैंने संकाय की बात की है, अब मैं प्रति विषय की बात कर रहा हूं। मान लीजिए आपके पास पहले विज्ञान वर्ग है, पहले आपके स्कूल में केवल मैथ संचालित था, आप बायो लेना चाहते हैं तो यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में प्रति विषय के 8,000 रुपये और शहरी क्षेत्र में 10,000 रुपये। अब जैसे जैसे आप विषयों की संख्या बढ़ाते जाओगे ना, वैसे वैसे पैसे हैं या आवेदन फीस बढ़ती जाएगी। जैसे 2 आपने विषय लिए तो 8 8 16, तो 16,000 रुपये आवेदन फीस के रूप में हो जाएगी। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे अपने स्थान परिवर्तन की। ठीक है। अब देखिए अगर आप अपने स्कूल का भवन परिवर्तन करना चाहते हो, स्थान परिवर्तन करना चाहते हो, 1 से 5 तक ये आवेदन फीस रहेगी 10,000 रुपये, और 1 से 8 तक रहेगी 20,000 रुपये, 9 से 10 तक रहेगी 10,000 रुपये, और 11 से 12 के लिए रहेगी 50,000 रुपये। यह है 2 किलोमीटर तक की। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए 5 किलोमीटर तक है, यहाँ पे 20,000 रुपये हैं वो बढ़ जाएंगे। ठीक है। 10,000 रुपये, 1 से जो 5 है या 1 से 8 है उनके लिए तो 10,000 रुपये, फिर 20,000 रुपये की जो राशि है वो बढ़ जाएगी। ठीक है। और यहाँ पे बालिका शिक्षा फाउंडेशन की जो राशि रहेगी यहाँ पे 30,000 रुपये है वो रहने वाली है, और 1 से 5 तक है और 1 से 8 तक है वो रहेगी 20,000। 30,000 रुपये है वो 9 से लेके 12 तक की राशि है। ठीक है। चलिए तो ये तो है दोस्तों आवेदन फीस के बारे में जानकारी। बस अब मैं कुछ मेरी बातें आपको यहाँ पे बता देता हूँ। वीडियो तो थोड़ी लंबी है वो बन गई, लेकिन आपको जानकारी देना भी जरूरी है। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए आपने मान्यता के लिए आवेदन कर देते हो, और आवेदन करने के बाद आपको फाइनली अपना जो आवेदन फॉर्म है वो लॉक करना पड़ता है। ठीक है। और लॉक करने के बाद ही आपको ऑनलाइन फीस है ई-ग्रास के माध्यम से जमा करवानी। लेकिन ध्यान रखना, जब भी आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरो तो आपने ई-ग्रास के माध्यम से ऑनलाइन फीस डिपॉजिट करवाई, बशर्ते आपके पास नेट बैंकिंग की कोई भी एक सुविधा होनी चाहिए किसी भी बैंक की, तो ई-ग्रास के माध्यम से ऑटोमेटिक आपका पेमेंट ऑनलाइन हो जाएगा। तो जो आप भुगतान कर रहे हो वो भुगतान की प्रतिलिपि, क्योंकि लास्ट में जब ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली हो जाता है तो उसकी जो फाइल है, पीडीएफ फाइल है, आपकी पीसी की स्क्रीन पर दिखाई देती है, उसको आपको डाउनलोड करना। क्योंकि पिछले साल काफी सारी संस्थाओं के सामने ये समस्या आई थी, इस वजह से उनकी फाइलें हैं वो कैंसिल हो गई, लेकिन बाद में शिक्षा विभाग ने पुनः है वो ई-ग्रास का जो चालान की व्यवस्था दोबारा कर दी। लेकिन खैर वो बात अलग थी। लेकिन आपके सामने इस प्रकार की समस्या नहीं आ जाए तो आप पहले ही अवेयर वो हो जाए, तो जो चालान का प्रिंट है वो आपको रखना। अब देखिए, मान लीजिए आपने आवेदन कर दिया, तो आपको जो फाइल है वो 3 कॉपियों में तैयार करनी है। 3 कॉपियों में इसलिए तैयार करनी है क्योंकि जब भी निरीक्षण दल आएगा तो देखिए, निरीक्षण दल आने के साथ है वो अपने पास कुछ भी नहीं लेके आएगा, वो आपने जो आवेदन फॉर्म भरा है वो जांच करेगा उस हिसाब से। ठीक है। 2 फाइलें तो देखिए वो अपने साथ लेके चला जाएगा। एक जो फाइल है आपके जो जिला का जो डीओ ऑफिस उसमें रह जाती है, और एक फाइल है वो ऊपर निदेशालय चली जाती है। तो 2 फाइलें तो वो लेके चले जाएंगे। एक फाइल है आपको अपने स्कूल के रिकॉर्ड के लिए रखनी है, ताकि भविष्य में अगर कोई ऑब्जेक्शन आ जाता है और आपको पता ही नहीं आपने फाइल में क्या क्या लगा दिया है, तो ऐसे में 3 फाइलों के अंदर कॉपी है आपको तैयार करनी है, और अच्छी फाइल तैयार करनी है। और इसके अलावा मान्यता से संबंधित यदि आपके और भी कोई सवाल हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा आप मुझे हमारे जो अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे ट्विटर है या फिर इंस्टाग्राम है या फिर फेसबुक पेज है, वहां पर भी फॉलो करके मान्यता से संबंधित जानकारी है वो ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये चाहते हो कि राजगुरु जी से मैं फोन कॉल के द्वारा है बात करना चाहता हूं, तो देखिए दोस्तों, मैं क्लियर कट बोलता हूं। देखिए, वैसे हमारे काफी साथी हैं जो बार बार कॉल करते हैं, तो देखिए अगर आपको मेरे पास कॉल के द्वारा बात करनी है तो इसके लिए आपको हमारी चैनल की मेंबरशिप है वो परचेज करनी पड़ेगी, और जिसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ मैंने राशि रखी, ज्यादा अमाउंट नहीं है। अगर आप चाहते हो कि मेरे से कॉल के द्वारा बात करो और बेटर तरीके से अगर आप समझना चाहते हो तो आप अपने चैनल की मेंबरशिप है वो परचेज कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आप ये चाहते हो कि हमें सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन का नहीं पता है, कैसे करें, हमें स्कूल की आवेदन प्रोसेस नहीं पता है, हमें नहीं करना आती है,
हम तो आपसे ही करवा लेंगे। तो देखिए इसके लिए हमारी जो टीम है वो तैयार रहती है। अगर आप हमारे द्वारा आवेदन करवाना चाहते हो तो आप मुझे मेल कीजिएगा। मेल के अंदर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि कितनी हमारा जो चार्ज होगा वो हमारे द्वारा लिया जाएगा और आपको क्या क्या दस्तावेज हैं वो देने पड़ेंगे। तो मेल कीजिएगा। हमारी जो मेल आईडी है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और वैसे भी मैं आपको मुख्य ज़बानी है वो बता देता हूँ। और हमारी मेल आईडी है rajgurjiraj@gmail.com। वैसे स्क्रीन पर भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो आप मेल के द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आप मुझे इंस्टाग्राम पे है वो जरूर मैसेज कीजिएगा, एक डीएम है वो कीजिएगा, ताकि थोड़ी बातचीत है वो कर ले, उसके बाद क्लियर कट बात है वो हो जाएगी। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में है वो शेयर कर दीजिएगा। और जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन है उसे भी जरूर ऑन कर लेना, ताकि इसी प्रकार से नई नई वीडियो की जानकारी वो आपको मिलती रहे। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।